एक गांव में गोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहा करता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था। एकदम भोला था। वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग उसे बोल देते वैसा ही वो कर देता, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन थी, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। गोलू के माता पिता काफी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके एक दयालु स्वभाव का गलत फायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज और पैसे उधार मांग लेते, लेकिन लौटाते समय आनाकानी करते और तरह तरह के बहाने बनाते। गोलू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस गए। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई मजबूरी सुनाने आता और रोने लग जाता तो वो उसे भी धन या पैसे उधार देकर उसकी मदद कर देते। शायद अपने माता पिता की वजह से ही वो लड़का इतना स्वभाव वाला था। गोलू के माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी भी कर देते हैं, लेकिन गोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज और नाज नखरे वाली थी। इसीलिए वो अपनी मनमर्जी से खर्चे करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा कर रखती। लेकिन गोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसे अपनी सारी बातें साझा करता। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गांव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गांव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। उन्हें नगर के बड़े वैद्य के पास ले जाया गया, जहां जाकर उन्हें पता चला कि गोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग हो चुका है। वैद्य ने गोलू की मां को बताया, वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत है, इसीलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में जरूरत है। गोलू और गोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी मां धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है, और वह उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने पैसे उधार दे रखे थे। उनमें से कुछ लोग तो पैसा वापस कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर बात को टाल देते। इसीलिए गोलू की माँ गांव के सेठ से ब्याज में पैसे लेकर शहर वापस चली आई और अपने पति का इलाज शुरू करवाती है। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था। इसीलिए साहूकार से और ज्यादा पैसे उधार लेने के बजाय गोलू और उसकी माँ ने अपने कुछ खेत बेचने का निश्चय किया, और उन्होंने अपने कुछ गांव के खेत को सेठ के हाथों में बेच दिया। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी गोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चों की वजह से लगातार गोलू के मां के गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के ही शेष रह गई थी। लेकिन दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जब गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां उसके पिता का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। गोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उसके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट चुका था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बचे थे उन्हें गोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की सारी जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसलिए किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। गोलू की पत्नी, जिसे मनमर्जी खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे बंद हो चुके थे। इसीलिए अब वो अपनी सास और गोलू से कुछ नहीं कह रही थी। घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती, लेकिन गोलू और उसकी मां चुपचाप उसकी बातें सुन लेते।
गोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियों, पिछली गलतियों को, सारी बेवकूफियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में पत्नी उसकी इन बेवकूफियों के बारे में बोलकर उसे ताने मारती और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती। गोलू को लगता था कि अगर वो दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोगों से उसे सहानुभूति और मदद मिलेगी, लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे बेचारा कहते थे, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते कि कैसा बेवकूफ इंसान है, इसका बाप ही बेवकूफ था और यह भी बेवकूफ है, हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये लल्लू इंसान हमारे पैसे वापस कैसे करेगा। इसी तरह से लोग उसके पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। लोग गोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह तो देते हैं, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में गोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारे हो गई। इस घटना के बाद से गोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वह पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब वो घर में ही उदास और दुखी पड़ा रहता था। इसी बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई करती। वह कहती जैसे इसके माँ बाप काम में डरपोक थे वैसे ये भी है। जब गोलू को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई बुराई जब सुनने को मिलती तो बहुत गुस्सा आता और वो गुस्से में पत्नी की पड़ोसियों से बुराई कर देता। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने गोलू और उसकी पत्नी का मजाक बनाते और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते हैं, जिसकी वजह से गोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और यह धमकी भी दी गई कि अब वे कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के आने के बाद गोलू और भी अकेला पड़ गया और वो पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्य को कोसता रहता। कई बार तो उसे विचार आता कि अब आत्महत्या ही कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी वह कुछ सोच समझ कर रुक जाता। कुछ समय पहले जो लोग गोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग गोलू का मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते हैं। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका गोलू बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन गोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब गोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो वह सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिर कर रोने लगता है। महात्मा गोलू को उठाते हैं और उससे उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं। तो गोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को सुना देता है। गोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज्यादा सीधा होना और उन पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना है। जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए, उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। गोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बताने वह है तुम्हारे दुख और मजबूरी। ज्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वो इसका ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने से हमें उस दुख से छुटकारा मिल पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नजरों में एक कमजोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज्यादातर लोग मदद तो करते नहीं, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे इस मजबूरी का उपहास जरूर उठाते हैं। जरा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? या तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हो, या फिर उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद चाहते हो,
लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दे तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी मदद की उम्मीद रखेगा। और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो फिर वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर गलती से भी तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मनों को बता दी तो वह तुम्हारी इस मजबूरी को गलत फायदा उठाएगा, क्योंकि वह समझ जाएगा कि इस समय तुम कमजोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय है। इसीलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के भी साथ साझा नहीं करने चाहिए और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर तुमने लोगों के स्वभाव और नियत को गहराई से समझना सीख लिया तो तुम खुद को बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हो। वैसे दोस्तों, किसी भी इंसान के असल स्वभाव और उसकी नियत के बारे में समझना काफी आसान हो जाता है। महात्मा ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी है वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो गलतियां हो चुकी है, फिर चाहे वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हुई या फिर हमने जानबूझकर की, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके हम लोगों की नज़रों में उपहास का पात्र बन सकते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हमें शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है और कई मौकों पर तो लोग हम पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं, भले ही अब हम वो इंसान ना रहे। उस समय थे जब हमने वो गलती थी, लेकिन लोग फिर भी हमें हमारे उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे और यह एक चीज समाज में हमारी छवि को खराब करती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें अपनी भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दो बड़े नुकसान हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने और अपनी तारीफ सुनने की चाहत होती है, और यह चाहत उनके अंदर अहम की वजह से होती है, जो लगभग हर व्यक्ति अपने अंदर इस अहम पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं बनाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाओं को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और अपनी इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के आम को ठंडक मिलती है। वो हम जो उसे ऊर्जा दे रहा था अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो अब ठंडा पड़ने लगता है, जिससे आप व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था। और इस बात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस काम को बीच में ही छोड़ देता है और उसका वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए हमेशा पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं जो हमारी उस योजना का हिस्सा ही नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने का दूसरा नुकसान यह भी है कि लोग हमारी उस योजना को पूरा ही नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसीलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वे लोग भी अब तक आपकी मदद कर रहे थे, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी पीछे हट जाएंगे। और अगर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता चल गया तो वह निश्चित रूप से तुम्हारी योजनाओं को असफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी अतीत की गलतियां, भविष्य की योजनाएं हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बताने वह अपने घर की बातें हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चों, सास बहू या पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही वो हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए। ये लड़ाई के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराई बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय वह भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है
वो भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने हमें अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को हमारे घरेलू मामले में घुसने का मौका मिल जाता है और वो ज़रूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मनमुटाव का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की तो उसे बहुत बुरा लगता है और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। महात्मा ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी वह है अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत। पहली बात तो ज़्यादातर लोगों को अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता ही नहीं होता और अगर तुम्हें अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमजोरी और ताकत के बारे में न बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया तो अब तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी उस ताकत का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल सकता है। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी लोगों के सामने उजागर हो गई तब लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी उस कमजोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही दबना पड़ेगा, वो सामने वाले की बात माननी पड़ेगी। इसलिए अपनी कमजोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहाँ तक कि पति को पत्नी और पत्नी को पति से भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा, पांचवी बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी वो है अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में न बताने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वो जरूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर होता है इसकी आमदनी तो इतनी कम है, ये पैसे वापस कैसे करेगा। और साथ ही हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार इज्जत भी देते हैं। और अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है, छोटी सी भी जरूरत पड़ने पर आपके पास ही आर्थिक मदद मांगने आएंगे। और अगर किसी कारणवश आपने उसकी मदद नहीं की तो वो सोचेंगे कि ये हमारी मदद कर सकता था लेकिन जानबूझकर नहीं की है। तो इस तरीके से आपकी ज़्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके आपसी मनमुटाव और झगड़े का कारण बन सकती है। इसीलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे और अगर ज़्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसीलिए अपने धन के बारे में बात न करने की ही समझदारी है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति की कमाई के बारे में पता चल गया तो वो उसकी कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, उसके धन पर जरूरत से ज़्यादा अपना अधिकार जताएगी और पति के तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। महात्मा ने उससे आगे कहा, छठी बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी वो है अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है, बारे में कभी भी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए, अपनी पत्नी को भी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी लेकिन बाद में बात बात पर उस अपमान का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत के बारे में हुए अपमान के बारे में पता चल गया तो कभी भी चार लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा, सातवीं और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से कभी नहीं बतानी वो है अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे मित्र और शत्रु कौन है। इस जानकारी का
गलत फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को यह पता चल गया कि हमारे मित्र कौन है, तो वो हमारे मित्र के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर होने का साजिश रच सकते हैं और हमारे मित्र को हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को ये पता चल गया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो अगर आने वाले समय में किसी कारण हमारा मित्र हमारा शत्रु बन गया, तो वो हमारे उस पुराने शत्रु के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में हर जगह सबसे नहीं बताने चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा मौन में चले गए। गोलू के चेहरे की तरफ दिखने लगे। गोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप थे। आंसू आज पहली बार उसने महसूस किया कि वो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और उसकी इसी नादानी के कारण, उसी बेवकूफ़ी के कारण उसे लोग बेवकूफ़ समझते रहे और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने गोलू ने मन ही मन में यह निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार और गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा